अस्सलाम वालेकुम। आज हम जी टेस्ट करने जा रहे हैं। हम पैरेलल टी और जी का डिफरेंस भी देखेंगे और समझेंगे भी कि कैसे सारे स्टेप होंगे। अच्छा, आपको पता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमने कुछ स्टेप किए थे टेस्ट के पहले लेक्चर में। आपके पास वो लेक्चर होगा, इंट्रोडक्शन टू हाइपोथेसिस टेस्टिंग। उसमें हमने कुछ स्टेप किए थे। उसमें एक स्टेप किया था हमने क्राइटेरिया वाला। उसमें हमने देखना होता है कि ये टेस्ट वन टेल है या टू टेल है। इसमें H1 का साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। H1 साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे H1 का अगर साइन हो नॉट इक्वल, तो इसकी टेल कैसे बनेगी, इसका कर्व कैसे बनेगा। इसका कर्व होगा ये अल्फ़ा बाई 2, इसे कहते हैं हम कि अल्फ़ा दो टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा, दो तरह से शेड होगी। इसे 2 ये वाली टेल बनेगी जी। ये कोई इशू नहीं है, आप जैसे मर्ज़ी शेड कर लें, थोड़ा सा इधर कर लें। इसको हम टू टेल्ड टेस्ट कहेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेस्ट टू टेल्ड है? ये हाइपोथेसिस से पता चलेगा। हम क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये टू टेल्ड टेस्ट होगा। और अगर ग्रेटर देन हो साइन और या लेस देन हो, तो फिर दोनों सूरतों में वन टेल टेस्ट होगा। लेस देन में लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा, यानी ये वाला एरिया शेड होगा, आपको पता है। लेस देन है तो माइनस की जानिब शेड होगा। और ग्रेटर देन में क्या होगा? पॉजिटिव तरफ शेड होगा। ठीक हो गया। ये वन टेल्ड ऑन द राइट साइड होगा, ये होगा वन टेल्ड टेस्ट ऑन द लेफ्ट साइड। गॉट इट। अब ये अल्फ़ा, इसका मतलब है पूरे का पूरा अल्फ़ा इधर आ जाएगा। इसका भी यही मतलब है, अल्फ़ा इधर आ जाएगा पूरे का पूरा। अब अल्फ़ा लेवल क्या होता है? सोशल साइंसेस में अल्फ़ा लेवल आमतौर पे 5% होता है आइडियल। 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है। लेकिन ये है क्या? ये मार्जिन ऑफ एरर है। ठीक है, ये क्या है? मार्जिन ऑफ एरर। अब मैं एक सिनेरियो आपसे डिस्कस करता हूँ। आप में से 3 सहेलियाँ एक शॉप पे गईं, तीनों ने लेज़ के पैकेट ख़रीदे। अब एक जो है उसने अपना पैकेट खोला और उसने कहा कि मेरे लेज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं, मेरे पैकेट में जितना ऊपर लिखा हुआ है उससे ज़्यादा लेज़ हैं। ठीक है, ये हो गया जी ग्रेटर दैन। H1 का साइन क्या हो गया? ग्रेटर दैन। और एक लड़की ने कहा नहीं, आप तो झूठ बोल रही हो, ये तो बिल्कुल बराबर नहीं है। अब उसने ज़्यादा या कम नहीं कहा, उसने क्या कहा? जितने ऊपर लिखे हैं उतने नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? बराबर नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि ज़्यादा है कम, उसने कहा मुझे नहीं पता ज़्यादा है या कम, मैं ये श्योर होकर कह सकती हूँ कि बराबर नहीं है। और फिर एक लड़की ने कहा नहीं, कम है, जो ऊपर लिखी है फिगर उससे कम है लेज़। ठीक है, जबकि ये H1 के साइन है। अगर हम ये साइन लें तो H0 का क्या साइन बनेगा? H1 का अगर हम ये साइन लें कि म्यू नॉट इक्वल टू 5 ग्राम, फॉर एग्जाम्पल चिप्स के पैकेट पे 5 ग्राम लिखा है, इसके उलट क्या बनेगा? म्यू इज इक्वल टू 5। शॉपकीपर का क्लेम ये है और जो क्लेमर हैं लड़कियां, उनका क्लेम ये है। अब ये देखें, शॉपकीपर ने कहा तो नहीं है कि बराबर है, ठीक है, लेकिन अंडरस्टूड है कि जब ये बन जाएगा, जो क्लेम करने वाला है उसने क्लेम कर दिया, उसके उलट ये बनेगा। और इस टेस्ट को क्या कहेंगे? H1 का साइन अगर ये हो तो टू टेल्ड टेस्ट होता है ऑन बोथ साइड्स। गॉट इट। अब इस लड़की की अगर बात मानी जाए तो क्या बनता है? H0 और H1। H1 में क्या आ जाएगा? म्यू लेस देन 5 ग्राम। इसका उलट क्या होगा? म्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल। इक्वलिटी कॉमन है H0 में 5, उसके अगेंस्ट बनेगा। ठीक है, हमने लिखना तो H0 पहले है लेकिन बनाना वो पहले है। H1 को अहमियत देनी है क्योंकि इस पे टेस्ट टिका हुआ है हमारा सारा। अब इस पे आ जाते हैं, ये इसका है, इस पे आ जाते हैं। इसमें H0 होगा और H1 होगा। H1 क्या बनेगा? म्यू ग्रेटर देन 5। इस लड़की ने यही कहा था ना कि चिप्स ज़्यादा हैं 5 ग्राम से जितने ऊपर लिखे हैं। और फिर इसका क्लेम दुकानदार का क्या बन जाएगा?
लेस देन एंड इक्वल टू 5, उसके अगेंस्ट बनेगा। इक्वल तो लगा ही दिया ना उसने। जब ऐसा सिनेरियो होगा, ठीक है, ऐसा सिनेरियो होगा तो ये बनेगा, ऐसे सिनेरियो में ये बनेगा, ऐसे में ये बनेगा। अब हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट से साफ पता चलेगा कि क्या सिनेरियो है। जब हम क्वेश्चन करने जाएंगे न्यूमेरिकल, तो हम H1 के साइन को ढूंढ लेंगे और उस तरह से टेस्ट करेंगे। क्या ये स्टेप आपको समझ आ गया? अब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि जी टेस्ट और टी टेस्ट का क्या फ़र्क होता है। जी, डिफरेंस बिटवीन जी एंड टी टेस्ट। आज हम जी को ज़्यादा अहमियत देंगे, लेकिन फ़र्क दोनों का देख लेंगे। जी का न्यूमेरिकल करेंगे और साथ में टी को भी देखेंगे कि अगर टी होता तो फिर क्या चेंजेस होती इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जी टेस्ट होता है कंपैरिजन के लिए, जो कि पॉपुलेशन के कंपैरिजन के लिए होता है। इसमें जो एन साइज़ होता है वो 30 से अबव होता है या 30 होता है। और इसके अलावा जो टी टेस्ट होता है वो भी कंपैरिजन के लिए होता है, लेकिन वो सैम्पल के कंपैरिजन के लिए होता है। ठीक है, टी टेस्ट फॉर सैम्पलिंग, सॉरी फॉर सैम्पल, और जी टेस्ट फॉर पॉपुलेशन। ये चीज़ क्लियर हुई? यानी अगर हमारा जो डाटा है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा, अगर वो सैम्पल हो तो टी टेस्ट यूज़ होगा, और अगर वो पॉपुलेशन हो तो फिर जी टेस्ट होगा। अब कैसे पता चलेगा कि जो क्वेश्चन आया है उसमें जो डाटा दिया गया है वो सैम्पल में फॉल कर रहा है या फिर वो फॉल कर रहा है पॉपुलेशन में? इसकी कुछ निशानियाँ होंगी। ठीक है, वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट, इफ़ पॉपुलेशन वेरिएंस इज़ गिवन, वेरिएंस भी हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो सकता है। अगर पॉपुलेशन का वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया हो तो फिर देन वी ऑलवेज यूज जी टेस्ट regardless of sample size. For example, either n greater than and equal to 30 or n less than 30. इसको ये रोशनी डालते हैं हम। If population variance और standard deviation, ठीक है, इसे कैसे शो करेंगे वेरिएंस को? सिग्मा स्केयर से और सिग्मा से स्टैंडर्ड डेविएशन को, क्योंकि ये पॉपुलेशन की है इसलिए इसे ऐसा शो करेंगे। गॉट इट? इज गिवन, अगर दिया गया हो, ये सिग्मा है, ठीक है, देन वी ऑलवेज यूज जी टेस्ट। अगर तो ये दे दिया गया है, अगर ये आ जाए यानी कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर पॉपुलेशन वेरिएंस अगर क्वेश्चन में दिया गया है और फिर n का साइज लेस देन 30 है, फॉर एग्जांपल n 30 है या 30 से कम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिगार्डलेस ऑफ एन साइज। ये इतना बड़ा सबूत है, अगर ये आ गया तो समझो जी ही लगेगा। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस पॉपुलेशन का दिया गया तो फिर टी कभी नहीं लगेगा, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है जी टेस्ट का वो क्या होता है? जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। अब इसमें सिग्मा आता है, अगर सिग्मा आ जाए तो फिर जी ही लगेगा, क्योंकि ये भी टी टेस्ट में भी ये दिया गया होता है एक्स बार, जिसे सैम्पल मीन कहते हैं, और ये भी टी में दिया गया होता है, म्यू भी टी में दिया गया होता है। जबकि यहाँ पे फ़र्क आएगा, टी का फार्मूला क्या होगा? एक्स बार माइनस म्यू, ये दोनों चीज़ें जी में भी दी गई हैं, इसमें भी। यहाँ पे होगा एस ओवर अंडर रूट एन। एस स्टैंड्स फॉर सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, इफ़ पॉपुलेशन वेरिएंस इज अननोन, अगर पॉपुलेशन सिग्मा स्केयर एंड सिग्मा इज अननोन, अगर ये ना दिए गए हों, अगर इनका हमें ना पता हो तो फिर क्या होगा? बट सैंपल साइज इज लार्ज, और लेकिन बट सैंपल साइज इज लार्ज देन 30, ऐसे कह सकते हैं आप कि सैंपल साइज जो n है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 30 हो। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम? देन वी कैन यूज अप्रोक्सीमेट जी टेस्ट, फिर भी जी टेस्ट लगेगा। यानी अगर n का साइज 30 या 30 से बड़ा हो जाए तो फिर सैंपल नहीं रहता, फिर पॉपुलेशन हो जाती है। 30 से कम तक सैंपल समझा जाता है डाटा को, और 30 से ज़्यादा हो जाए तो फिर डाटा सैंपल नहीं रहता, पॉपुलेशन बन जाता है। फॉर एग्जांपल एक देग चावलों की है और आप उसमें से 10 प्लेटें चख के बताएं कि नमक कितना,
10 प्लेटें होगी या 30 प्लेटें आप चख के बताएं कि नमक कितना है, तो ये फिर पॉपुलेशन ही होगी। आपने सैंपल नहीं लिया, आपने तो सारा देह का कबाड़ा कर दिया, आपने पॉपुलेशन याद ही ले ली। तो अगर इसकी तादाद ज़्यादा ही हो जाए जो आपने चखने के लिए या नमूने के तौर पे निकाला, तो वो फिर सैंपल नहीं रहता, वो पॉपुलेशन बन जाती है। अब इसको मैं शॉर्ट करके बताता हूँ। अगर क्वेश्चन में सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर यानी कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या पॉपुलेशन वेरिएंस दिया गया हो, फिर n का साइज चाहे छोटा ही हो, जी ही लगता है। यानी कि सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर का आना इतनी अहम बात है कि जी टेस्ट कर देता हो। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड या वेरिएंस सिग्मा तो नहीं दिया गया लेकिन n का साइज 30 से ज़्यादा है या 30 है, फॉर एग्जांपल 100n, तो फिर भी जी लगेगा। दो कंडीशन समझ आ गई। अगर सिग्मा आ गया ना, फिर n को नहीं देखना, n चाहे फिर 20 है, जितना मर्जी है, ठीक है। और अगर सिग्मा नहीं है लेकिन n बड़ा है 30 से या 30 है, तो फिर भी जी टेस्ट लगेगा। क्या समझ आई बात? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? एक दफ़ा रिपीट करें। आप बेदिली से बैठे, मेंटल रेडीनेस नहीं है। सर जो जी टेस्ट होगा, अगर ये सिग्मा आ जाएगा तो फिर n लेस देन हो 30 से, फिर भी वो जी लगेगा। अगर बड़ा होगा 30 से तो जी, फिर भी जी। अब हमने एक न्यूमेरिकल से निकालना है कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड या वेरिएंस दिया गया है या नहीं। ये हमने देखना है कि हमें कैसे पता चलेगा। गॉट इट। अब थर्ड प्रॉपर्टी करते हैं। जब n जो है वो 30 हो, 30 से ज़्यादा हो या 30 से कम हो लेकिन इक्वल हो, अगर n 30 आ जाए ना, तो पॉसिबिलिटी है जी भी लग सकता है, टी भी। फिर दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे। फॉर एग्जांपल n का साइज तो 30 है, अब 30n हो तो समटाइम टी भी लग रहा होता है और समटाइम जी भी। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि हम सिग्मा देखें, अगर सिग्मा गिवन है तो जी लगा देंगे, 30 चाहे n 30 है n, और अगर n तो 30 है लेकिन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड नहीं दिया गया, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड सिग्मा नहीं दिया गया, फिर टी लगेगा। एस दिया गया ना, अगर सैम्पल स्टैंडर्ड पेपर में दिया गया हो और n 30 हो, अगर सैम्पल स्टैंडर्ड क्लियरली दे दिया गया है तो फिर टी लगेगा, क्योंकि उसके फार्मूला में एस आता है ना, एस स्टैंड्स फॉर सैम्पल स्टैंडर्ड। क्लियर है? ये थर्ड प्रॉपर्टी है। इफ पॉपुलेशन वेरिएंस इज अननोन, यानी कि पॉपुलेशन वेरिएंस या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड नहीं दिया गया क्वेश्चन में, एंड सैंपल साइज इज आल्सो स्मॉल, और n भी स्मॉल है, 30 से छोटा है, फिर कहीं जाके टी लगाएंगे। यानी हमेशा जी ही लगाते हैं, टी तब लगाते हैं जब n भी छोटा हो और सिग्मा स्क्वायर या सिग्मा भी ना दिया गया हो, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड ना दिया गया हो। ठीक है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड ना दिया गया हो और n भी 30 से छोटा हो, फिर लगाएंगे टी टेस्ट, जो कि हम बाद में देखेंगे। आज हम जी के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुई बात? अब कुछ MCQs के लिए भी चीज़ें कर लेते हैं। जी पूछें। सर टी टेस्ट में जो है वो सिग्मा भी नहीं दिया होगा, वैसे ही सैंपल स्टैंडर्ड दिया गया होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हर क्वेश्चन में दिया गया होगा, ठीक है। और अरिथमेटिक मीन जिसे x बार कहते हैं, सैंपल मीन भी दिया गया होगा, और पॉपुलेशन मीन म्यू वो भी दिया गया होगा। मसला कहाँ पे होगा? मसला होगा कि जो स्टैंडर्ड दिया गया है वो सैंपल का है या फिर पॉपुलेशन का है। अगर पॉपुलेशन का होगा तो पॉपुलेशन के लिए जी टेस्ट यूज़ होता है, अगर वो सैंपल का होगा तो टी टेस्ट यूज़ होगा। बात क्लियर होगी? आप पूछ भी सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ। x बार क्या होता है? सैंपल मीन होता है, ठीक है। x बार क्या होता है? सैंपल मीन होता है। और म्यू क्या होता है? पॉपुलेशन मीन होता है, ठीक है। ये दोनों मीन हैं, लेकिन एक सैंपल का है और एक पॉपुलेशन का है। इसके बाद s क्या होता है? सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। और सिग्मा क्या होता है? पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक हो गया। अब इनमें से ये और ये हैं स्टैटिस्टिक, क्या है ये, और ये पैरामीटर हैं, क्योंकि ये दोनों पॉपुलेशन से निकले हैं। आपके MCQs क्लियर हो रहे हैं?
अब हर क्वेश्चन में ये भी दिया गया होता है, ये भी दिया गया होता है। इन दोनों में होता है कि यहाँ ये दिया गया होता है या ये। अगर ये दिया गया और n भी छोटा हुआ 30 से, फिर टी टेस्ट लगेगा। ठीक है, ये दिया गया और n भी 30 से छोटा हुआ तो फिर टी टेस्ट लगेगा। और अगर ये दे दिया गया फिर चाहे n छोटा ही हो, जी लगेगा। ठीक है, और अगर n 30 से बड़ा हो फिर चाहे ये ना भी दिया गया हो फिर भी जी लगेगा। सना पूछ लें, टी की निशानी ये नहीं है, टी की निशानी ये है कि n 30 से छोटा होगा और साथ में सैम्पल स्टैंडर्ड दी गई होगी, पॉपुलेशन की नहीं। ये देखिए सैम्पल लिखा हुआ, ये पॉपुलेशन लिखा। जी में पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड दिया गया होता है, टी में सैम्पल का स्टैंडर्ड दिया गया होता है। ठीक हो गया। ये मैं अभी जब करवाऊंगा ना फिर बताई नहीं गई होगी। समटाइम इंग्लिश में वो बता देगा कि ये कौन सा स्टैंडर्ड है, समटाइम वो इंग्लिश में क्लियरली नहीं बताएगा कि ये क्वेश्चन में स्टैंडर्ड जो है वो पॉपुलेशन का है या फिर सैम्पल का है। तो फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि जो कैसे पता चलेगा ये चीज़। मैं आपको क्वेश्चन लिखवा के आपको लोकेशन वाइज बताऊंगा कि अगर लोकेशन ये हो तो फिर मैं लॉजिक भी दूंगा आपको। ठीक है, कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। इंग्लिश में एक सीक्वेंस होता है किसी चीज़ को बताने का। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहें अकरम आया, उसने खाना खाया, वो बैठा, वो सोया। ठीक है, वो कौन है? अकरम ही है ना। अकरम का तज़किरा हो गया तो आगे आने वाली सारी चीज़ें किसकी? अकरम से रेलिवेंट है। ठीक है, तो हम इस तरह देखेंगे। अगर n क्या होता है? n सैम्पल साइज होता है। ठीक है, अगर n के बाद फ़ौरन स्टैंडर्ड आ जाए तो वो किसकी होगी? सैम्पल की होगी, क्योंकि n सैम्पल साइज होता है ना। सैम्पल का तज़किरा शुरू हो गया, उसके बाद आने वाली चीज़ फिर क्या होगी? सैम्पल की होगी। अगर n के फ़ौरन बाद स्टैंडर्ड आ जाए तो फिर टी टेस्ट लगता है, क्योंकि वो सैम्पल स्टैंडर्ड है। नहीं समझे? ये मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो फिर मैं ये चीज़ क्लियर करवाऊंगा। ठीक हो गया। अब इसे एक दफ़ा ओवरव्यू लेते हैं। इधर लिखते हैं जी टेस्ट और इधर लिखते हैं टी टेस्ट। अब जी टेस्ट में क्या होता है, टी टेस्ट में क्या होता है, आपने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ ही लिया है। नंबर 1, इसमें नॉर्मल कर्व बनता है। ये अगर नॉर्मल का तज़किरा कर दिया तो फिर भी जी टेस्ट ही है। अंडर द नॉर्मल कर्व कह के बात कर दी तो समझ लें जी की तरफ चला गया। और दूसरी प्रॉपर्टी आपको पता है, n या तो ग्रेटर होगा 30 से या फिर 30 के बराबर होगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल आना है, इक्वल भी आना है या बराबर होगा। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस दिया गया होगा पॉपुलेशन का, जिसे हम सिग्मा कहते हैं या फिर सिग्मा स्केयर। अगर सिग्मा स्केयर दिया है ना तो हमारे फार्मूला में तो सिग्मा यूज़ हो रहा है, इसका अंडर रूट करेंगे तो वो सिग्मा बन जाएगा। यानी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड नाउन होता है, दिया गया होता है, गिवन होता है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? ये पॉपुलेशन के लिए यूज़ होता है, जी टेस्ट फॉर पॉपुलेशन। और फिर इसमें रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस के रूल हैं, ये मैं बाद में करवा दूंगा, ये मैं आपको सेम करवाऊंगा तरीके से। क्रिटिकल रीजन होती है इसकी जी एब्सोल्यूट, जी ग्रेटर दैन अल्फ़ा। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको स्किप करवाऊंगा, मैं आपको इससे भी आसान चीज़ बताऊंगा जो दूसरों को मुश्किल लगेगी। हम अपनी वैल्यू को कर्व में लगा के देखेंगे कि ये टेस्ट एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। आमतौर पे ये स्टेप्स छुड़वा दिया जाता है और ये करवाया जाता है जो न्यूमेरिकली होता है। हम दोनों करेंगे इंशाल्लाह। गॉट इट। अब आ जाते हैं टी टेस्ट की तरफ। टी टेस्ट में पहली प्रॉपर्टी है रैंडम वेरिएबल इज़ नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, और ये इज़ नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये नॉर्मल कर्व में नहीं आएगा। फिर दूसरा है सैम्पल साइज इसका n लेस देन एंड इक्वल टू 30 होगा, यानी n 30 भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी इसमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा और सिग्मा स्केयर इज़ अननाउन, ये नहीं दिए गए होते। इसकी जगह क्या दिया गया होता है हिरा? इसकी जगह सैम्पल स्टैंडर्ड या फिर सैम्पल वेरिएंस दिया गया होता। और इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ होती है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-1 यूज़ होती है इसमें। थोड़ा सा कैलकुलेशन में नीचे फ़र्क आएगा, वो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, अब एक बात मैंने आपसे शुरू की थी
मैंने आपको 3 सहेलियों की मिसाल दी थी कि लेज़ का पैकेट ख़रीदा उसने, एक कह रही है कि इसमें बराबर नहीं है जितना ऊपर लिखा है, दूसरी कह रही है कि मुझे पता है इसमें ज़्यादा चिप्स हैं, जितनी ऊपर लिखी उससे ज़्यादा है, तीसरी कह रही है जितनी ऊपर लिखी है उससे कम चिप्स हैं। अब वहाँ पे एक और सहेली आ गई, उसने कहा, उन्होंने कहा कि आप फैसला करें। अब उस सहेली ने पता क्या कहा, उसने कहा कि तुम जो कह रही हो कि बराबर नहीं है, आर यू श्योर अबाउट दैट? वो कहती हाँ मैं 95% श्योर हूँ। इसका मतलब उसने 5% क्या छोड़ा, डाउट छोड़ दिया ना। 5% उसने क्या छोड़ा कि वो गलती पे भी हो सकती है, चांसेस ऑफ एरर, कि मेरी स्टेटमेंट गलत भी हो सकती है। वो 5% अल्फा लेवल होगा। क्या होगा? 5% को 5/100 करके सॉल्व करें तो 0.05 आ जाता है। ठीक है, समझ गए बात? अगर अब दूसरी लड़की की जानिब आते हैं जिसने कहा था लेस देन है, चिप्स कम है, उससे पूछा गया कि तुम कितने % श्योर हो, उसने कहा कि मैं 99% श्योर हूँ कि मैं सही कह रही हूँ। उसने भी 1% मार्जिन ऑफ एरर छोड़ा, उसका अल्फा लेवल कितना हुआ? 1% हुआ, यानी कि 1/100 0.01 या 001 बनेगा। ठीक है, समझ के बात? इसी तरह से तीसरी लड़की जिसने कहा था कि चिप्स ज़्यादा हैं, यही रहेगी ना, उससे पूछा गया कि तुम कितने % श्योर हो, उसने कहा कि मैं 90% श्योर हूँ, यानी उसने 10% चांसेस ऑफ एरर या मार्जिन ऑफ एरर छोड़ा। ये जो मार्जिन ऑफ एरर है ये निकालना आ गया। ये आमतौर पे अल्फ़ा लेवल की सूरत में पेपर में दिया गया होता है, अगर ना दिया गया हो तो हमने खुद से ही 5% ले लेना, क्योंकि सोशल साइंसेज में 5% को आइडियल समझा जाता है। अब उसका 90% हुआ जो उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ठीक है, और फिर 10% उसने क्या दिया? अल्फ़ा लेवल दिया, चांसेस ऑफ एरर। तो ये कितना बन जाएगा? ये शायद 0.001 बन जाए। ठीक है, आपको समझ आ रही बात? अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। जब कहा जाता है कि मैं इतने % श्योर हूँ कि ये चीज़ जो मैंने ऐसे कही है ऐसे ही है, तो वो जो श्योरिटी होती है वो होता है कॉन्फिडेंस। क्या होता है वो? उसे स्टैट में कॉन्फिडेंस इंटरवल से शो किया जाता है, CI से। अब अगर अल्फ़ा लेवल 5% है तो इसका CI क्या होगा? 95% होगा। ठीक है, यानी एक बंदा 5% अगर गलती के चांसेस छोड़ रहा है तो कॉन्फिडेंस उसका 95% हुआ, कुल मिला के 100%। ठीक है, अगर एक लड़की कह रही है कि मैं 90% श्योर हूँ कि ये बात जो मैंने की है वो सही है, तो वो 10% अल्फ़ा छोड़ रही है, जिसे मार्जिन ऑफ एरर कहेंगे। वो जो 90% है वो क्या है? वो है कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब आपके सिलेबस में कॉन्फिडेंस इंटरवल के भी क्वेश्चन हैं, बड़े शॉर्ट से हैं। अगर टाइम मिला तो अब अनम से वो भविष्यवाणी करवा लेते हैं कि ये कॉन्फिडेंस इंटरवल के क्वेश्चन आएंगे पेपर में या नहीं। ठीक है, अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल के क्वेश्चन भी आपको करवा सकता हूँ। अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम किसी क्वेश्चन तक जाएं, और हम एक छोटा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम सिर्फ कैलकुलेशन सीख लेते हैं, या अगर आप चाहें तो हम किसी मुकम्मल क्वेश्चन की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, छोटे में ये होगा कि हमें थोड़ी सी चीज़ें क्लियर होंगी और थोड़ी सी नहीं होंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम मुकम्मल पे भी जा सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपको हाइपोथेसिस बनाने आने चाहिए। ठीक है, अभी मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा आपको, आपने अकेले मुझे हाइपोथेसिस पहला स्टेप करके देना, स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, ये लिखें, सपोज द लोकल बेकरी क्लेम्स दैट, एक लोकल बेकरी का क्लेम है, ये आमतौर पे H0 का क्लेम होता है, जो दुकान का है, जो फैक्ट्री का क्लेम है। अब कोई ग्राहक आएगा तो वो कोई क्लेम करेगा, अगर कोई ग्राहक ना आए तो समझें कि आप खुद बन जाते हैं नॉट इक्वल करने वाले। जब बेकरी ने कह दिया μ=14, तो आगे कोई भी नहीं आया, कोई ग्राहक ही नहीं आया, कोई लड़की नहीं आई जिसने कहा कि नहीं इतना नहीं है, तो आप खुद आएंगे और कहेंगे इसके नॉट इक्वल। ठीक है, आमतौर पे H0 की स्टेटमेंट नहीं दी गई होती, आपने H1 की स्टेटमेंट से H0 जनरेट करना होता है, लेकिन सम टाइम H0 की स्टेटमेंट दी गई होती है, H1 आप खुद बनते हैं जी। सपोज द लोकल बेकरी क्लेम्स दैट, लिखें ये, द मीन वेट ऑफ अ loaf of bread is 14 OZ। अब इसमें कस्टमर आ गया है ये, ठीक है, क्या लिखा आपने?
14 OZ लिख लिया। अब एक क्लेमर आ गया, अ कस्टमर बिलीव्स दैट द मीन वेट इज लेस देन 14। जी, एक कस्टमर का बिलीव है कि मीन लेस देन है। स्टेट द हाइपोथेसिस, ठीक है। अब हाइपोथेसिस बनाने, बेकरी का क्लेम क्या है? अब सबसे पहले तो जो चीज़ हाइपोथेसिस के सामने आती है वो म्यू होती है। अगर हमें क्लियर ना हो कि इसमें पॉपुलेशन मीन कौन है, तो आपने देख लेना जो वैल्यू 2 दफ़ा आ रही है कि जनाब ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो वही वैल्यू म्यू की वैल्यू होगी, पॉपुलेशन मीन की वैल्यू होगी। म्यू किसे शो करता है? पॉपुलेशन मीन को शो करता है, ठीक है। यहाँ पे बेकरी का क्लेम और गाहक का क्लेम, बेकरी का क्लेम H0 है और गाहक का क्लेम क्या है? H1। गाहक क्या कह रहा है? गाहक लेस देन की वर्डिंग यूज कर रहा है, वो कह रहा है म्यू लेस देन 14, क्योंकि इसमें इक्वलिटी आ नहीं सकती, इसलिए हमने नहीं लिखी। अब इसके अगेंस्ट बेकरी का क्लेम क्या होगा? हालांकि बेकरी ने क्या है कि 14 है, इक्वल लगाएं, ठीक है, लेकिन गाहक जो है वो तो नॉट इक्वल नहीं कह रहा, वो तो लेस देन कह रहा है। तो फिर इस लेस देन का लिहाज करते हुए यहाँ ग्रेटर लगाएंगे और बेकरी का क्लेम जो इक्वल है वो भी लगाएंगे। ऐसे करके ये बन जाएंगे। पहला स्टेप आपका हो गया। इस क्वेश्चन में सिर्फ पहला स्टेप